नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आ चुके हैं आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं टीएसपी क्लासेस के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि कल हम लोगों ने जहां पर छोड़ा था उसके आगे हम लोग शुरुआत करेंगे। कल हम लोगों ने इसको मुगल साम्राज्य के जो राजा थे, प्रारंभ के राजा थे, किस तरीके से मुगल साम्राज्य का विकास होता है, किस तरीके से मुगल साम्राज्य का विस्तार होता है, वहां तक हमने इन चीजों को पढ़ा था। लेकिन अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कैसे मुगल साम्राज्य के आगे उत्तराधिकारी आते हैं। यहाँ पर हमने प्रमुखतः जो प्रथम छह राजा बहुत ही प्रथम छह राजा जो हुए हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें आपके बाबर जिन्होंने स्थापना किया प्रथम पानीपत का युद्ध, और फिर द्वितीय हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा। हुमायूं ने पूरे जीवन संघर्ष किया और शेष आसुरी के टाइम पीरियड पर, जब उसका टाइम पीरियड चल रहा था तो उस समय उसका जो शासन था तो काफी संघर्षमय रहा। दोबारा से उसने जब जब 1555 में वह दोबारा शासन प्राप्त करता है अफगानों से, और एक वर्ष पश्चात ही लाइब्रेरी में सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था आपका हुमायूं का शासनकाल। उसके बाद अकबर के बारे में आप लोग जानते हैं। अकबर के काल को जाते 13 वर्ष की अवस्था में अकबर अपने शासन को प्राप्त कर लिया था, और अकबर 13 वर्ष की अवस्था में ही राजा बन गया था। और अकबर के टाइम पीरियड को हम प्रमुखतः 3 भागों में डिवाइड करते हैं। प्रथम भाग जो हमारा था कि 1556 से 1570 तक का, इस भाग में हम लोग अकबर की प्रारंभिक, जिस समय वह अपने अंगरक्षक जो बैरम खान था, तो बैरम खान के अंडर में रह करके जो कार्य किया था उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं तो बैरम खान के बाद फिर उसका टाइम पीरियड आता है कि जिस समय वह साम्राज्य का विस्तार करता है। उसके बाद साम्राज्य के विस्तार को देखते हैं, और फिर जब उसकी मृत्यु होती है तो उसका पुत्र सलीम, जो आपके आखिरी वर्ष होते हैं, आखिरी वर्षों में उसका विद्रोह चालू हो जाता है, और विद्रोह के दौरान ही 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है, और 1606 में आपका सलीम जहांगीर के नाम से शासन पर बैठता है। और सलीम 27 तक शासन करता है, और फिर उसके बाद उसका बेटा खुर्रम, जो शाहजहां नाम से बाद में प्रचलित हुआ, तो शाहजहां शासन पर बैठता है और 1658 तक शासन करता है। 1658 से औरंगजेब शासन में आता है, और औरंगजेब 1707 तक शासन में रहता है। और मुगल साम्राज्य में आपके ये सारे क्षेत्र जो हमने आपको बता रखे थे कि यहां तक आपका पूरा मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ था, उसमें से कौन कौन से आपके क्षेत्र हैं? तो ये काबुल हो गया, कांधार हो गया, लाहौर हो गया, श्रीनगर हो गया, और उसके बाद से जब आप इधर देखते हैं तो गुजरात हो गया। गुजरात के अलावा गोलकुंडा, और इधर बंगाल, पटना, यहां तक इसका साम्राज्य का विस्तार हुआ था। इन सारे क्षेत्रों तक, इतने बड़े भूभाग पर भारतीय उपमहाद्वीप में इन्होंने शासन कर रखा था। इनका केंद्र जो था तो प्रारंभ में दिल्ली, दिल्ली के बाद आगरा, और अकबर के टाइम पीरियड पर फतेहपुर सीकरी, और फिर दिल्ली और आगरा, यही आपके गंगा और यमुना के दोआब में, तटीय क्षेत्रों में ही इनका जो शासनकाल चल रहा था, वहीं पर ये राजधानी बनाते थे। अब जब प्राचीन भारत की कल्पना करते हैं, प्राचीन भारत के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि ज्यादातर जो राजधानियां हमको मिलती हैं तो नदियों के किनारे मिलती हैं और दोआब में मिलती हैं। अगर आप पाटलिपुत्र की बात करते हैं, पटना की, या भी गंगा नदी के किनारे और
बहुत दिनों तक कई सारे राजवंशों की राजधानी के रूप में इसने कार्य किया। उसके पश्चात अब अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली भी आपका यमुना नदी के किनारे स्थित था। और ये जो आपका पूरा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, मैदानी इलाके हैं, और मैदानी इलाकों में उस समय का प्रमुख व्यवसाय था आपका कृषि। मैदानी इलाके थे तो बाढ़ से मिट्टी बह करके आती थी और वो मिट्टी आपकी बहुत ज्यादा उर्वरक होती थी। उस मिट्टी में अनाज बहुत ज्यादा पैदा होता था। तो वहां से इनको एक भारी मात्रा में आर्थिक लाभ होता था। तो इसी कारण से राजधानियां उन स्थानों में बनाते थे दोआबों में। जब आप हर्षवर्धन का टाइम पीरियड देखते हैं तो कन्नौज के ऊपर संघर्ष होता है, और कन्नौज के बारे में पता है कि त्रिकोणीय संघर्ष होता है जिसमें राष्ट्रकूट, पाल और चालुक्य, तीन राजवंशों ने परस्पर आपस में संघर्ष किए। तो इसी में हम लोग आगे देखेंगे कि उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं। अब आखिरकार जो मुगल परंपराएं थी उसमें उत्तराधिकार के नियम क्या थे, किस तरीके से ये लोग उत्तराधिकार बनाते थे, क्योंकि उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया जाए इसके बारे में भी उसमें बताया गया है किस तरीके से यहाँ पर उत्तराधिकार का नियम था। तो इसमें आप लोग देखिए कैसे यहाँ पर उत्तराधिकार बनाया जाता था। जो मुगल साम्राज्य था वहां पर उत्तराधिकार की जो परंपराएं थी वो किस तरीके से थी। एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप क्लास को शेयर कर दीजिए। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार क्या होता है? ज्येष्ठाधिकार वह होता है जिसमें जो बड़ा बेटा होता है, बड़ा बेटा राजा बनता था। लेकिन जो मुगल थे, मुगल इसमें विश्वास नहीं करते थे, बल्कि इसके विपरीत उत्तराधिकारी जो आपके बनाए जाते थे तो सहदायाबाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। अब ये सहदायाद क्या है इसके बारे में अगर बात किया जाए, सहदायाद यह है कि जहां पर जो आपका साम्राज्य है, साम्राज्य को अपने सारे पुत्रों में विभाजित कर दिया जाता था, बंटवारा कर दिया जाता था। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो प्रथम जो आपके मुगल शासक आपके मिलते हैं, बाबर के बाद हुमायूं आता है। तो हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा किया था, अपने 4 भाइयों में इसका बंटवारा किया था। उसके बाद उसके भाई ही विद्रोह कर देते हैं साथ में। तो इस कारण से आगे चल के यह परंपरा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। जब हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे, जब यहां पर शासन को हम बंटवारा कर देते थे तो बहुत सारे विद्रोह होने लगे। आगे इसमें देखते हैं कि मुगलों के अन्य शासकों के साथ उसके संबंध कैसे थे। जो मुगल शासक थे तो मुगल शासकों के, उनके और जो अन्य शासक थे उनके साथ किस प्रकार के संबंध थे, किस तरीके से ये लोग रहते थे। तो संबंधों को अगर देखा जाए तो मुगल शासकों के अन्य राजाओं के साथ कैसे संबंध हमको मिलते हैं। तो इसमें आप लोग देखिए कि मुगल शासकों के विरुद्ध लगातार जो राजा थे वो अभियान करते रह गए। बहुत सारे जो राजा थे लगातार अभियान करते रहे, और जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से मना कर दिया उनको इन्होंने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। और जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासक जैसे जैसे वो शक्तिशाली होते गए तो बाकी जो भी उनके प्रदेश थे वहां के शासक धीरे धीरे उनकी अधीनता को स्वीकार करने लगे। और राजपूत इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण हमको मिलता है। राजपूतों ने मुगलों के विरुद्ध
अभियान तो किए लेकिन अपनी पुत्रियों का ब्याह भी मुगलों के साथ करवाते थे। और किस लिए करवाते थे विवाह? ताकि उनको उच्च पद प्राप्त हो सके। उच्च पद को प्राप्त करने के लिए यह अपनी पुत्रियों का विवाह मुगलों के साथ करवा देते थे। परंतु कुछ ही मुगल शासक थे, कुछ ही आपके राजपूत शासक थे जिन्होंने अपनी पुत्रियों के विवाह मुगलों के साथ करवाए। बहुत सारे मुगल शासकों ने इसका विरोध भी किया था। यहां पर आप देखेंगे कि जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी, जो कि वर्तमान में जयपुर में पड़ता है, तो वहां की राजधानी रानी थी। उसके अलावा आगे आप देखेंगे राजपूत शासक की पुत्री थी। वह किसकी पुत्री थी? तो राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थी और यह जोधपुर के राजपूत नरेशों की रानी थी। कहां का? मारवाड़, जिसको हम जोधपुर बोलते हैं, जोधपुर के शासकों की बेटी थी। तो इस तरीके से वैवाहिक संबंध हमको प्राप्त होते हैं बहुत सारे राजाओं के साथ। किस प्रकार से इनके वैवाहिक संबंध थे उनके बारे में आपने जाना। आगे हम इसमें देखते हैं कि मेवाड़ के साथ इसके वैवाहिक संबंध थे। मेवाड़ को क्या बोलते हैं? सिसोदिया राजवंश थे, राजपूत। सिसोदिया राजपूत वहां पर शासन कर रहा था। इसको जोधपुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेवाड़। जयपुर क्या है? यह जयपुर। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे, जैसे ही वो हारते हैं, मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उनकी जो जागीरें थी, जागीर क्या है कि जिन क्षेत्रों पर वो लोग शासन कर रहे थे, वतन, जागीर के रूप में उनको वापस कर दिया गया। अब जैसे कि आप लोग मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बारे में जानते होंगे। महाराणा प्रताप ने अंतिम क्षण तक, उनकी मृत्यु हो गई, फिर भी उन्होंने किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। तो जैसे ही यह मेवाड़ों को जीतते हैं तो मेवाड़ों की जागीरों को ये वापस कर देते हैं और पराजित करने परंतु अपमानित ना करने के बीच जो संतुलन ये बना करके चलते थे कि हमने उनको पराजित कर दिया और अपमानित नहीं किया, तो इस कूटनीतिक से, इस व्यवहार से बहुत सारे राजाओं ने इनका समर्थन भी किया और इनका प्रभाव भी बढ़ने लगा। कि इससे ये होता था कि राजा ने हमको पराजित तो कर दिया लेकिन इसने हमको अपमानित नहीं किया, और जब अपमानित नहीं किया, केवल पराजित कर दिया, तो उससे इनका प्रभाव धीरे धीरे क्या होता था? बढ़ने लगा। परंतु ये जो संतुलन था बहुत टाइम तक नहीं चल पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था, क्योंकि जब हम औरंगजेब का टाइम पीरियड देखते हैं तो शिवाजी मुगल सत्ता को स्वीकार करने आते हैं तो औरंगजेब उनका अपमान करता है और उनको कैद कर लेता है। और ये जो अपमान करता है उसके परिणाम क्या होते हैं कि जो आपके मराठा थे, मराठों ने कभी भी मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर हम देखते हैं मनसबदार जो होते हैं और जागीरदार। आखिरकार ये मनसबदार और जागीरदार कौन होते हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे जैसे साम्राज्य विभिन्न क्षेत्रों में सम्मिलित होते गए, अब साम्राज्य है बड़े बड़े क्षेत्रों में यह सम्मिलित होगा, तो किस तरीके से यहां पर आपका साम्राज्य आगे बढ़ता है, वैसे वैसे जैसे ही साम्राज्य विभिन्न क्षेत्रों में सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे जो मुगल्स होते हैं, मुगल्स ने
तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही समाज बड़ा होने लगता है तो सामाजिक समूह सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ कर देते हैं। शुरू में जब प्रारंभ में चीजें कोई शुरुआत की जाती तो ज्यादातर जो सरदार होते थे वो तुर्की थे, क्योंकि जब इनकी शुरुआत की गई तो ज्यादातर जो सरदार होते थे वो तुर्की के थे। लेकिन अब छोटे छोटे समूह और उनके साथ साथ शासन वर्ग में ईरानी हो गए, भारतीय हो गए, मुसलमान हो गए, अफगान हो गए, राजपूत, मराठा और अन्य को सम्मिलित किया जाने लगा। प्रारंभ में जब ये मनसबदारी व्यवस्था इन्होंने प्रारंभ किया था, मनसबदारी व्यवस्था में तुरान के लोगों को ही, तुर्की जो कि तुरानी थे उनको ही शामिल किया गया था। लेकिन धीरे धीरे मुसलमान भी उसमें आने लगे, अफगान आने लगे, राजपूत, मराठा और अन्य समूह भी इसमें शामिल होने लगे। जब मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह थे वो आगे चल के मनसबदार कहलाए। जो ये नौकरशाह होते थे इन्हीं को मनसबदार बोला जाता था। मनसबदार शब्द का जो प्रयोग होता है तो मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता है। मनसबदार शब्द क्या होता है? वह होता है कि जिसको सरकारी हैसियत या तो कोई पद दिया जाता है। यह एक प्रकार की मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके अनुसार वह लोगों को पद देते थे, वेतन देते थे और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करते थे। सैन्य उत्तरदायित्व क्या कि जैसे कि आपको इतनी सेना रखनी है और जब हम युद्ध करें तो आप वहां पर हमारी मदद करने के लिए आए। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। अब जात क्या थी? जात कि आपके पास कितनी ज्यादा सैनिक है। पद और वेतन जात की संख्या पर निर्भर किए जाते थे और जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, जिसके यहां पर जात की संख्या जितनी अधिक होती थी उतनी ज्यादा दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका उतना ही वेतन अधिक होता था। अब जितना ज्यादा जिसकी जाति बड़ी होती थी, जात मीन्स होता है सैनिकों की, उतना ज्यादा जो अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती। अभिजात क्या क्या यहाँ पर उच्च वर्ग की बात की गई है, जो शक्तिशाली वर्ग था। यहाँ पर कोई श्रेणी से बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर किसी वर्ग समुदाय की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर शक्तिशाली की बात की जा रही है। अब जात की श्रेणियां क्या थी? जैसे कि जो 5000 जात वाले अभिजात दर्जा 1000 जात वालों अभिजातों से ऊंचा होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जिनके पास 5000 से अधिक जात थी। जात यहां पर आपको हम बता चुके हैं क्या है कि सैनिकों की संख्या है। सैनिकों की संख्या को जात बोला जाता था। आगे इसमें देखते हैं जितने भी आपके सैनिक उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार जो भी उत्तरदायित्व इनको सौंपे जाते थे उसी के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। अब जैसा उनको उत्तरदायित्व मिलेगा वैसे उनको घुड़सवार भी रखने होंगे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे। अब ये दागने की परंपरा, दगवाना क्यों? कि किसके पास कितने घोड़े हैं वह उन घोड़ों की पहचान कर सके, इसलिए उनको दगवा देते थे। सैनिकों का पंजीकरण किया जाता था। उसके अलावा ये जो कार्यवाहियां होती थी, ये सभी कार्यवाहियां के बाद ही सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। जब सारे सैनिकों का पंजीकरण हो जाता था, सारे घोड़ों को दगवा दिया जाता था, उसके बाद ही सैनिकों को वेतन दिया जाता था।
जो मनसबदार होते थे, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। मनसबदारों को वेतन कैसे दिया जाता था कि जहां पर राजस्व इकट्ठा किया जा रहा है उस भूमि से उस भूमि को दे दिया जाता था। और ये जो भूमि होती थी यह इक्ता के रूप में होती थी। किसके रूप में? इक्ता के रूप में। परंतु जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे। अभी तक इनको इक्ता के रूप में दी जाता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही संख्या बढ़ती है तो जो मनसबदार होते हैं, मनसबदार मुक्तियों के से भिन्न होने लगते हैं और ना ही उन पर प्रशासन करते हैं। उनके पास अपनी जागीरें से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। अब यहाँ पर जो मनसबदार हुआ करते थे, मनसबदार के पास बस वही अधिकार थे कि वह केवल अपनी जागीर से, जो भी उनको जागीरें मिली हैं, तो जागीर से वह धन एकत्रित कर सकता था। वह अपने राजस्व से जो नौकर होते थे उनको एकत्रित कर सकता था, जबकि स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अब उसको भी किसी दूसरी जगह पर काम करना रहा होगा तो दूसरी जगह काम भी करते थे या कहीं दूसरी जगह सेवारत निरंतर रहा करते थे। अकबर के शासनकाल में अगर जागीरों की बात किया जाए तो इनका आकलन बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के बराबर हो। जो जागीरें होती थी, जागीरें उतनी होनी चाहिए मनसबदार के पास जो अपनी सेना को वेतन भी दे सके और अपना भी वह खर्च निकाल सके। आगे अगर देखा जाए कि औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति पूरी तरीके से बदल जाती है और स्थिति के बदलते ही अब प्राप्त जो राजस्व होता है मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। जो भी राजस्व अब मिलता था तो वह मनसबदार की जो वेतन होती थी उससे बहुत कम होने लगा। जागीरें कम होने लगी और मनसबदार कम होने लगा। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि होने लगी, जिसके कारण उन्हें जागीरें मिलने से पहले एक बहुत ही ज्यादा लंबा इंतजार करना पड़ता था। क्योंकि जब मनसबदारों की संख्या बढ़ने लगती है तो मनसबदारों की संख्या बढ़ने के साथ साथ जागीरें भी देनी पड़ेगी और जागीरें तभी मिलती थी जब किसी से मुक्त होंगी, तभी किसी दूसरे को जागीरें दी जा सकती थी। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में काफी कमी हो गई। फलस्वरूप कई सारी जो जागीर थी, जागीरदार थे, जागीर पर जो रहने वाले थे कोशिश करते रहे। जो जागीरदार होते थे वो चाहते थे कि जो जागीरें हमको मिली हैं हम उन्हीं पर रहें और कोई दूसरा ना उस पर रह पाए। तो आगे देखते हैं। और उन जागीरों से वह जितना राजस्व वसूल कर सकते थे वह करते थे। और औरंगजेब अपने शासन के अंतिम वर्षों में इन मनसबदारों के ऊपर, जागीरदारों के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता। अब ना रख पाने का कारण क्या था? जो नियंत्रण नहीं रख पाया उसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि इसके दक्षिण अभियान, औरंगजेब के जो दक्षिण अभियान थे उसके कारण वह उत्तर भारत में कोई भी परस्पर अभियान नहीं कर पाया। आगे इसमें देखा जाए कि इसी कारण से उसको बहुत सारी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा। जब्त और जमींदार क्या होते थे, इसके बारे में अगर बात किया जाए कि जब्त और जमींदार क्या होते थे, तो आप लोग यहां पर जब्त और जमींदार के बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये कौन होते थे।
तो मुगलों की जो आमदनी का एक बहुत ही प्रमुख शासन जो केंद्र था, जहां से इनको राजस्व प्राप्त होता था, वह थे किसान। किसानों से इनको राजस्व प्राप्त होता था। और जो अधिकतर स्थानों पर जो किसान होते थे, वो जो राजस्व इकट्ठा करते थे, कुलीनों का मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व ये लोग देते थे। कि किसी गांव में है तो गांव का जो मुखिया है वह आकर के इनको राजस्व दे देता था, या तो जो वहां का सरदार है, सरदार आकर के राजस्व दे देता था। समस्त माध्यमों के लिए, चाहे वो स्थानीय हो, ग्राम के मुखिया हो, या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। जमींदार का प्रयोग किस लिए किया जाता था? जो इनको राजस्व इकट्ठा करके देते थे, उनके लिए जमींदार शब्द का प्रयोग ये लोग करते थे। अकबर का जो राजस्व मंत्री था वह तोड़रमल था। तोड़रमल ने 10 साल बोलते हैं, 10 साल व्यवस्था को लागू किया, क्योंकि 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की जो पैदावार होती थी, कीमत और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया गया कि जो पैदावार हो रही है उसकी कीमत कितनी है, कृषि की भूमि कितनी है। तो राजा तोड़रमल ने इन सब चीजों का बहुत ही सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर, जो भी फसलें होती थी, नगद रूप से राजस्व निश्चित कर दिया गया था कि एक नगद रूप से इनसे राजस्व लिया जाता था। प्रत्येक प्रांत को मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल को एक राजस्व दर की सूची बनाई गई। जो भी प्रांत थे, प्रांतों को मंडलों में बांटा गया और मंडलों की जो भी फसल होती थी, जो भी आपका राजस्व था, उसकी सूची बनाई गई और वहां से जो राजस्व प्राप्त होता था उसकी भी एक सूची बनाई जाती थी। आगे इसमें हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। आगे अगर बात किया जाए कि ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को जब्ती व्यवस्था कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जब्त व्यवस्था कहा जाता था। यह व्यवस्था प्रायः उन क्षेत्रों में लागू थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि निरीक्षण के लिए जाते थे। हर एक जगह पे यह व्यवस्था नहीं लागू थी, केवल उन जगहों पर थी जहां पर इनके भूमि अधिकारी निरीक्षण के लिए जाया करते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रखा करते थे। ऐसा जो निरीक्षण होता था, गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। जो निरीक्षण करने जाते थे, यह आपके गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, यहां पर यह पूरी तरीके से संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली हो गए कि जो मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किया जाता था, तो अगर अधिक शोषण किया जाता था तो ये लोग विद्रोह कर देते थे, क्योंकि इनके पास शक्तिशाली हो गए थे। जो आपके बहुत सारे जमींदार थे, जमींदारों के पास इतना पैसा हो गया था, इतने शक्तिशाली हो गए थे कि अगर इनको ज्यादा दबाया जाता था तो ये लोग विद्रोह कर देते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार, जब एक ही जाति के कई सारे जमींदार हो जाते थे, तो वह किसानों के साथ मिलकर के राजा के प्रति विद्रोह कर दिया करते थे। जब एक ही जाति के बहुत सारे जमींदार हो जाते थे, ये लोग मिल करके राजा के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिरी में ऐसे किसानों विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी थी। इसी प्रकार के आपके किसानों के जो विद्रोह हुए, उन्होंने मुगल साम्राज्य को एक चुनौती देने का कार्य किया। यहाँ पर जो अकबरनामा और आईने अकबरी में एक आपकी कहानी मिलती है, उसको आप लोग अगर देखेंगे
तो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। वह अपने एक करीबी था अबुल फजल को बोलता है कि उसके शासन के बारे में वह लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 भागों में लिखा, जिनको हम जिल्दे बोलते हैं। 3 जिल्दों में लिखा। इसका शीर्षक क्या था? अकबरनामा। पहला जो पार्ट था, पहले पार्ट में अकबर के पूर्वजों का बयान, और दूसरे में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण किया, और तीसरे में आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा प्राप्त होता है। इसमें आपको क्या क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि आईने अकबरी में क्या क्या आपको प्राप्त होता है, तो अकबर के प्रशासन के घराने हो गया, सेना हो गया, राजस्व हो गया और साम्राज्य के भूगोल के बारे में ब्यौरा हमको प्राप्त होता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं, संस्कृतियों का भी विवरण मिलता है। आईने अकबरी का सबसे रोचक जो आयाम है, सबसे रोचक जो यहाँ पर तत्व है, तो वह क्या है कि यहाँ पर विविध प्रकार की फसलों के बारे में जानकारियां मिलती हैं। फसल हो गया, पैदावार, कीमत और मजदूरी और राजस्व का सांख्यीकरण किया गया है। इन सब चीज़ों के बारे में भी इसमें जानकारी हमको प्राप्त होती है। उसके अलावा अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो अकबर की नीतियां किस प्रकार से इसकी नीतियां थी। नीतियों के बारे में अगर देखा जाए तो प्रशासन के जो मुख्य अभिलक्षण थे वह किस प्रकार के थे, कैसा यह प्रशासन चलता था। तो प्रशासन के बारे में अगर बात किया जाए तो अकबर ने निर्धारित किए गए, जो निर्धारित इसने किया था, उसका विस्तृत जो वर्णन मिलता है वह अबुल फजल की अकबरनामा में मिलता है। और विशेष करके अभी हमने बताया कि आईने अकबरी में क्या क्या आपको जानकारियां प्राप्त होती। अबुल फजल के अनुसार जो राज्य था कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। सूबों का जो प्रशासक होता था सूबेदार कहलाता था, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करता था। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जिसको क्या कहते थे? दीवान कहते थे। और वह कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था। जो सूबेदार होता था उसको और भी जो अन्य अफसर होते थे उनका भी सहयोग इसको प्राप्त होता था। जैसे कि बख्शी, बख्शी कौन होता है? तो बख्शी आपका सैनिक वेतनाधिकारी होता है। जो आपका सैनिकों को वेतन देता है वह आपका बख्शी कहलाता है। सदर हो गया, धार्मिक मामलों में, धर्मार्थ में किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। फौजदार हो गया, सेना नायक। इनको आप लोग लिख लीजिएगा कौन क्या है। तो बख्शी क्या है आपका? बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी। सदर हो गया धार्मिक मामलों का अधिकारी। उसके बाद फौजदार, सेना नायक, और कोतवाल नगर का पुलिस अधीक्षक। यह आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। अब जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव किस तरीके से था उसके बारे में अगर देखा जाए कि नूरजहां किस तरीके से अपना व्यापार, अपना जो प्रभाव है, प्रभाव रखती थी, उसके बारे में अगर आप लोग देखेंगे तो मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। क्या नाम था इसका? तो मेहरुन्निसा नाम था। तो इसने विवाह किया और इसको नूरजहां का खिताब मिलता है। नूरजहां हमेशा से जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। कौन से सिक्के? तो
तो उसके सम्मान में इसने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर स्वयं उसके खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ सिक्का था। ये आपका सिक्का दिखाई दे रहा होगा, क्या है? तो ये आपका सिक्का है। उसके अलावा बाईं ओर दिया गया जो दस्तावेज है, ये जो आपको दस्तावेज दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है नूरजहां द्वारा जारी किया गया फरमान है। फरमान किसको बोलते हैं? आदेश को। जो आदेश होता है तो आदेश को फरमान बोला जाता है। और चौकोर मोहर बताती है, ये जो आपकी चौकोर मोहर है, ये आपकी जो चौकोर मोहर है, यह बताती है कि उदात्त और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। मोहर के साथ ये जो आपका आदेश लिखा हुआ है, तो इसमें आपका गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बनी। अब यहाँ पर महारानी के बारे में बताया गया है कि वह किस तरीके से अपना शासन चलाती थी। तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं। आगे क्या चीजें हैं कि अकबर के अभिजात जो अमीर वगैरह थे, जो अकबर के अभिजात थे, बड़ी संख्या में सेनाओं का संचालन करते थे। इनके पास एक बहुत ही बड़ी सेना में संख्या होती थी जिनका ये लोग संचालन किया करते थे, और बड़ी मात्रा में राजस्व भी ये लोग खर्च किया करते थे। जब तक वे वफादार रहे, उन्होंने साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु जब 17वीं सदी के अंत में आते हैं हम लोग, तो अभिजातों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, और जैसे जैसे यह स्वतंत्र करते जाते हैं, साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी खत्म होने लगती है और धीरे धीरे मुगल सत्ता कमजोर होने लगती है। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, तो उसने उलेमा ब्राह्मणों, जो उलेमा थे, ब्राह्मण थे, जेसुइट पदारियों, उलेमा कौन होते हैं? जो आपके इस्लाम धर्म के धार्मिक गुरु होते हैं, उनको हम उलेमा बोलते हैं। और जेसुइट जो पादरियों को, ये आपके रोमन कैथोलिक चर्च से थे, और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। अकबर को धर्म सहिष्णु बोला जाता है कि हर एक धर्म के प्रति उदार। इसने इबादत खाना में सभी के साथ मिलकर के मीटिंग किया था। उसके पश्चात अगर हम लोग देखते हैं कि अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों के रीति रिवाजों में थी, इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं। वह बताता है, जब वह मीटिंग करता है तो मीटिंग से उसको रिजल्ट क्या प्राप्त होता है कि उसको पता चलता है कि जो भी धार्मिक गुरु, जो विद्वान अपनी धार्मिक नीतियों को मतान्धता से, अंधविश्वास पर ज्यादा बल देता है, तो अक्सर कट्टर होते हैं। और उनकी जो शिक्षाएं होती हैं, प्रजा के लिए जो शिक्षाएं देते हैं, प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य की स्थिति को पैदा करते हैं। यह अनुभव अकबर को सुलह एक कुल या सर्वत्र शांति की विचार की ओर ले जाता है। किधर तरफ लेके जाता है? तो सुलह एक कुल, सर्वत्र शांति की ओर ले जाता है। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती। यह जो धारणा है विभिन्न धर्मों में अंतर नहीं करती, इसका जो केंद्र बिंदु
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकबर बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग कर रहा होता है। इसका केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया गया था। अबुल फजल ने सुलह ए कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की थी। किसने? अबुल फजल ने। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। आगे चल के आने वाले जो शासक रहे, जहांगीर और शाहजहां ने भी इसी पद्धति को अपनाया था और आगे इसकी जो नीतियां थी, उन्हीं नीतियों पर इन लोगों ने मिलकर के कार्य किया। यहां पर अकबर ने बहुत सारे जो संस्कृत ग्रंथ थे, संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करवाया और उनको फारसी में अनुवाद करवाने के पश्चात इंदु द्विवेदी जी तो बहुत सारे अकबर ने ग्रंथों को, जो संस्कृत ग्रंथ थे, संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करवाया और बहुत सारे कार्यों को संपन्न करवाया। इसका उद्देश्य क्या था कि इसने फतेहपुर सीकरी में जो मकतब खाना था, जिसको हम जहां पर अनुवाद किया जाता था, उसकी स्थापना करवाई। जहां पर अनुवाद किया जाता था उसको क्या बोला जाता था? मकतब खाना। उसके अलावा यहां पर सुलह ए कुल की कुछ नीतियां दी गई हैं। इसने बहुत सारे आपके जो संस्कृत ग्रंथ थे, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे जो ग्रंथ थे, इन सभी ग्रंथों को इसने क्या किया कि इनका अनुवाद करवाया। इन सारे ग्रंथों को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था, ट्रांसलेट करवाने का कार्य किया। अब सुलह ए कुल की नीति क्या थी? सुलह ए कुल जिसको अकबर ने प्रारंभ किया, जिस नीति को अपनाया था, तो उसके जो बेटे हुए जहांगीर और शाहजहां, तो उन्होंने किस प्रकार से इसको अपनाया था। तो इसमें अगर देखते हैं हम लोग, तो इसमें बताया गया है कि अकबर की सुलह कुल की नीति तथा उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है कि जो ईश्वरीय अनुकंपा, जो भी उनके ऊपर ईश्वरीय अनुकंपा हो रही है, विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती हैं, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति, सुलह ए कुल के सिद्धांत का पालन किया। अब यहाँ पर सुलह ए कुल का वर्णन किया गया है कि यहाँ पर एक ही जगह पर सहिष्णुता की भावना, जो भी मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य में सहिष्णुता की भावना जागृत है। यहाँ पर सभी धर्म के लोगों के लिए दरवाजा खुला है, सब लोग आकर के रह सकते हैं। शिया सुन्नी एक ही मस्जिद में जाकर के प्रार्थनाएं कर सकते हैं। यहूदी हो गए, ईरानी हो गए, जितने भी क्रिश्चियन समाज के हैं, तो सारे लोग एक ही गिरजाघर में जाकर के, चर्च में अपनी प्रेयर कर सकते हैं। तो यहां पर बताने की कोशिश किया गया है कि अकबर धर्म सहिष्णुता 17वीं शताब्दी के बाद जो मुगल साम्राज्य आपका होता है, किस तरीके का मुगल साम्राज्य होता है, उसके बारे में अगर बात किया जाए तो मुगल साम्राज्य 7वीं शताब्दी के बाद कैसा होता है। जी परी जी नमस्ते। तो 17वीं शताब्दी के बाद मुगल साम्राज्य किस तरीके से अपना विकास करता है, तो मुगल साम्राज्य की जो प्रशासनिक सैनिक कुशलताएं हुई,
जो इसकी प्रशासनिक सैनिक कुशलता थी, उसके फलस्वरूप मुगल साम्राज्य में आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि हुई। उसके अलावा जो विदेशी यात्री थे, इसे वैसा धनी देश बताया है। वो जो कहानियां विदेशी यात्रियों की हमको प्राप्त होती हैं, तो विदेशी यात्रियों की कहानियों में हमको मिलता है कि भारत बहुत ही धनी देश था। तो आगे अगर इसमें देखा जाए, परंतु यही यात्री, इसकी प्रमुखता, जो इसकी प्रमुखताएं हमको प्राप्त होती हैं, प्रमुखता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देख करके भी विस्मित रह गए थे। क्योंकि ये जो समाज था, समाज में कुछ विशेषताएं होती हैं, तो विशेषताओं के साथ कुछ कुरीतियां भी साथ में होती हैं। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी, समाज में ऊंच नीच की भावना। और उसके अलावा शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के जो दस्तावेज हमको प्राप्त होते हैं, उसमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त थे, उसमें से कुल 8000 में से, जो भी 8000 थे, उसमें से 445 ही थे। अब मनसबदार इनके पास 8000 थे, उसमें से जो 445 थे, उनको उच्चतम पद प्राप्त थे। जो ये मनसबदार होते थे, या छोटी बड़ी संख्या में, कुछ बड़े होते थे, कुछ छोटे होते थे, ये लोग जो राजस्व इकट्ठा करते थे, तो राजस्व को इकट्ठा करके सैनिकों को वेतन नहीं दिया करते थे। उसमें से 5 से 6% ही सैनिकों को वेतन दिया करते थे, और बाकी अपने पास रख दिया करते थे। और जो ये लोग वेतन देते थे, उसमें से भी जागीरें इनको जो प्राप्त थी, वहां से वसूला हुआ जो राजस्व होता था, उसका कुछ हिस्सा इनको राजा को भी देना पड़ता था। लेकिन कुछ जो मनसबदार हुए, उन्होंने बाद में इनको राजस्व देना ही बंद कर दिया। आगे अगर हम लोग देखते हैं, तो जो मुगल सम्राट और उनके मनसबदार होते थे, तो अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से जो इनको खर्चा प्राप्त होता था, शिल्पकार और किसानों को बहुत ज्यादा लाभ होता था। क्योंकि वो जो वस्तुएं होती थी, फसल की पूर्ति करती थी, परंतु जो राजस्व का भार होता था, राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादक कौन थे? यहाँ पर किसान थे, प्राथमिक उत्पादक। और जो शिल्पकारों के पास निवेश करने के लिए बहुत ही कम धन बचता था, क्योंकि इनके पास उतना ज्यादा धन नहीं होता था, तो इनके पास बहुत कम धन बचता था। इनमें से बहुत सारे गरीब थे, मुश्किल से ही अपना पेट भर पाते थे, क्योंकि इनके पास जागीरें नहीं थी, जागीर नहीं होते थे, खेत नहीं होते थे, तो इनके पास उत्पादन करने कोई भी संसाधन नहीं थे। उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जो संसाधन होते थे, उन पर ये लोग खर्च करने लगे और निवेश करने लगे, ताकि अधिक से अधिक खेती हो सके और वहां से अधिक हम लोग राजस्व इकट्ठा कर सके। तो ये जो अर्थव्यवस्था थी, जो धनी किसान थे, शिल्पकार, साहूकार थे, वो लोग धीरे धीरे और भी ज्यादा लाभान्वित होने लगे इन सब चीजों से, और ये लोग बहुत ही ज्यादा शिल्पकार हो गए। जो किसान होते थे, धनी किसान होते थे, व्यापारी होते थे, ये लोग बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करते थे। मुगलों के जो कुलीन वर्ग थे, उनके हाथों में बहुत ज्यादा धन था। जितने भी कुलीन वर्ग के लोग थे, इनके पास बहुत अधिक धन था। इसके कारण से जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में हम लोग देखते हैं कि इनके द्वारा विद्रोह प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता का पतन होने लगा या पतन की ओर बढ़ने लगी, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में
सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। जैसे जैसे इनकी सत्ता का पतन होने लगा, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में जो सेवक थे स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश को स्थापना किया, जैसे कि हैदराबाद, अवध जैसे प्रांतों पर अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वह दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीति पहचान बना चुके थे। इनके दरबार में हम आगे जो चैप्टर आने वाला है उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इससे हमको जानकारी मिलती है कि जो हमारे कुलीन वर्ग थे, कुलीन वर्ग धीरे धीरे अपना विस्तार करने लगे और अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। इनमें से हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, बंगाल हो गया, इन्होंने अपने साम्राज्य की जो रूपरेखा है उसको विस्तार किया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसके बाद जो राजा और रानियों के बारे में यहाँ पर हमको कुछ जानकारी मिलती है। जब 16वीं शताब्दी के आसपास कुछ राजा और रानियों के बारे में आप लोगों को जानकारियां मिलती है कि मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा और रानियां थे। इनमें जो ऑटोमन साम्राज्य, जिसको आप लोग तुर्की नाम से जानते हैं, यह आपका ऑटोमन साम्राज्य, सुल्तान सुलेमान शामिल है। सुलेमान भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। उसके राज में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ था। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया था और ऑस्ट्रिया को घेर लिया था। ये आपकी यूरोपीय देश हैं, इनको इसने घेरने का काम किया था। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक को भी हथिया लिया था। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन सत्ता के अंतर्गत आ चुका था। तो यहाँ पर अकबर के समकालीन राजाओं के बारे में वर्णन दिया गया है। उसके बाद यह आपका जो मुगल सल्तनत है, मुगल साम्राज्य, वह आपका आज से समाप्त होता है। लेक्चर फर्स्ट हमने कल की क्लास में किया था और ये आपका लेक्चर सेकंड हुआ। उसके बाद कल की जो क्लास हम लोगों की रहेगी तो आ रहेगी शासन और इमारतें। कल की क्लास में क्या बताएंगे आप लोगों को? शासन और इमारतें, जो आपकी शासन हुई है और जो आपकी इमारतें बनी हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल सब लोग ऑन टाइम 4 बजे क्लास से जुड़ जाइएगा, ताकि हम लोग कल इसके बारे में और भी चीज़ों को अध्ययन कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।